नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। कई खबरें इधर आ रही हैं और कुछ खबरें तो ऐसी हैं जो थोड़ा चिंता बढ़ाने वाली हैं। अभी जाने-माने पीओके के पॉलिटिकल एक्टिविस्ट डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा ने अपने यूट्यूब चैनल पर बड़ा खुलासा किया है कि टर्की अपने कुछ जो जिनको आप मिलिट्री का ही एक हिस्सा कह सकते हैं, उनको ट्रेन कर रहा है भारत के जम्मू कश्मीर इलाके में भेजने के लिए। यानी एक नया फ्रंट जो है वो टर्की भारत के खिलाफ खोलने पर आमादा दिखाई दे रहा है, साजिश में शामिल होता हुआ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान में तो हम जानते हैं कि पाक अधिकृत कश्मीर में, दूसरे क्षेत्रों में बहुत सारे ट्रेनिंग कैंप चलते रहे हैं। उनमें वो उग्रवादियों को प्रशिक्षित करते रहे हैं, वित्त पोषित करते रहे हैं, सरहद पार करा करके इधर खून-खराबा करने की कोशिश करते रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तानी सेना इतनी कायर हो चुकी है कि वो खुद तो भारतीय सेना का मुकाबला कर नहीं सकती है। तो जम्मू कश्मीर के ही उस तरफ के लड़कों को या इस तरफ के लड़कों को लालच देकर के वहाँ बुलाती है, ट्रेंड करवाती है और फिर उनको मरवाने के लिए भेज देती है। लेकिन जो ये नई सूचना मिली है टर्की के बारे में, जिसका खुलासा मिर्ज़ा साहब ने किया है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा कुछ और खबरें उनके पास हैं और आज ये भी मत भूलिए कि 14 फरवरी है। 14 फरवरी 2019 को ही पुलवामा में सीआरपीएफ के काफ़िले पर अटैक हुआ था, आत्मघाती हमला हुआ था, जिसमें हमारे 40 जवान वीरगति को प्राप्त हुए थे। और उसके बाद आप जानते हैं कि मोदी सरकार ने वायु सेना के ज़रिए बालाकोट में एक बड़ा एयर स्ट्राइक कराया था, जिसमें 300 से ज़्यादा आतंकवादियों को खत्म कर दिया गया था। तो सौभाग्य से आज मेरे साथ ब्रिटेन से जुड़े हुए हैं डॉक्टर अमजद अयूब मिर्ज़ा साहब। उनको जोड़ लेते हैं और जोड़ करके उन्हीं से बात करते हैं। मिर्ज़ा साहब, जी, आपका बहुत स्वागत है। जी, थैंक यू वेरी मच जी। और जो आपने खुलासा किया है टर्की के बारे में कि टर्की का इन्वॉल्वमेंट अब जम्मू कश्मीर में दिखाई दे रहा है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं, ऐसी खबरें मिल रही हैं। आप हमारे दर्शकों को भी उसके बारे में थोड़ा-सा डिटेल जानकारी दीजिए। जी, असल में ना टर्की की इस वक़्त 2 बटालियन स्पेशल फोर्सेस उनको कहते हैं। स्पेशल फोर्सेस की 2 बटालियंस इस वक़्त तरबेला में पहुँची हुई हैं। तरबेला जो है वो बड़ा मशहूर इसलिए हुआ कि वहाँ डैम बना था, तरबेला डैम। तो ये केपी में है, खैबर पख्तूनख्वा में, और यहाँ पे इस वक़्त 2 बटालियंस टर्किश स्पेशल फोर्सेस की मौजूद हैं। और वो इस वक़्त पाकिस्तान की जो एसएसजी है, स्पेशल सर्विसेज़ ग्रुप है, उसके साथ मशक़ें कर रहे हैं। बेसिकली वो मशक़ें ये हैं कि एक-दूसरे को ज़रा हाथ एक-दूसरे का समझना और थोड़ा-सा फाइन ट्यूनिंग कर रहे हैं आपस में, कि ताकि कोऑर्डिनेशन बेहतर हो इनकी। और इनको डिप्लॉय किया जा रहा है 2 जगह। एक जी, तो सी-पैक रूट जो है, उसपे बलूचिस्तान और गिलगित-बल्तिस्तान का जो सी-पैक रूट है, वहाँ पे। लेकिन ज़्यादा चिंता की बात ये है कि इनको लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी जो है वो तैनात करना या पोस्ट करने की इत्तलाएँ आ रही हैं। और ये जो T-129 हेलीकॉप्टर, गनशिप हेलीकॉप्टर्स खरीदे हैं पाकिस्तान ने टर्की से, 30 हेलीकॉप्टर्स खरीदे हैं। इनको उड़ाने के लिए भी टर्किश पायलट ही काम करें। तो अब इसका ओके, मतलब ये है कि एलओसी के ऊपर और बलूचिस्तान में अब हमारे ऊपर बमबारी पाकिस्तान के साथ-साथ तुर्की के गनशिप हेलीकॉप्टर्स, जिनको तुर्की के पायलट उड़ा रहे होंगे, वो भी अब हमें उसका भी सामना है। इसमें ये बात याद रखनी चाहिए कि जब आर्मीनिया और अज़रबैजान की जंग हुई, तो उस वक़्त तुर्की ने पाकिस्तान से फ़ौजी मदद माँगी, जिस पर पाकिस्तान ने एसएसजी के कमांडोज़ भी भेजे और 300 जो है वो मज़हबी जो जिहादी हैं,
वो भी भेजे जो सीरिया वगैरह में जंग का तजर्बा रखते थे। जी। और इनको मैं पहले भी बता चुका हूँ, डिपेंडिंग अपॉन देयर एक्सपीरियंस एंड देयर ऑफिशियल स्टेटस इन दैट ग्रुप, 1200 से $1500 पर महीना इनको इजाफी यानी तनख्वाह के अलावा दिया जा रहा था। तो अब ये रेसिप्रोकेट कर रहे हैं टर्की वाले, इन्होंने टर्की वालों को बुलाया है, और इसमें चाइना की आशीर्वाद अगर नहीं होगी तो मुझे बड़ी हैरत होगी। और अब ये इस तरीके के साथ जो कर, इसमें एक और पहलू भी मुझे नजर आता है कि पाकिस्तान की फौज पर अब चाइना को भी एतबार नहीं रहा। तो इस तरह से अगर तुर्की की फौज इनके साथ होगी तो एक किस्म का वो नजर भी रख सकते हैं इन पे, और मतलब है पाकिस्तानी फौज के लिए जरा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इस वक्त इसको इस एंगल से भी देखना चाहिए कि तुर्की का जो सदर अर्दगान है वो एक रिलीजियस फासिस्ट ज़हनियत रखता है, इस्लामिक जी, जी। रिलीजियस फासिस्ट ज़हनियत रखता है, और उसका ख्वाब है कि सल्तनत उस्मानिया को दोबारा से जो है रिवाइव किया जाए। और इसकी जो रिवाइवल की असल वजह है वो टर्किश कैपिटलिज्म का जो एक्सपेंशनिज्म है रीजन में, उसकी वजह वो है। तो ये बेसिकली ये भी सोचते होंगे कि अगर हम कश्मीर के अंदर पाकिस्तान का साथ देते हैं और यहाँ पे करते हैं गड़बड़, तो हमें सेंट्रल एशिया का जो रास्ता है तुर्की के लिए, उसमें भी एक्सेस मिलेगी। तो ये सूरत हाल है इस वक्त मोटी मोटी। और क्या ये मान लिया जाए कि पाकिस्तान का नया मियाँ, नया खलीफा, नया उस्ताद अब चीन के बजाय तुर्की टर्की बनने जा रहा है? मैं ये तो नहीं कहूंगा, मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर चीन अगर बादशाह है तो तुर्की अब वजीर आजम है। क्योंकि इनके खलीफा, इनके मियाँ, इनके उस्ताद तो बदलते रहते हैं ना, कभी जी यूएई हाँ। बन जाता है, कभी सऊदी जी अरबिया हाँ। बन जाता है, कभी हाँ, नहीं, मलेशिया चाइना के। चाइना तो जाहिर है, चाइना के साथ तो ये पक्के हैं, और इन्होंने इन्होंने बड़ा रिजेंट किया पाकिस्तान ने, ये जो लद्दाख में चाइना ने अपनी फौजें पीछे की हैं, तो चाइना इस पर पाकिस्तान खुश नहीं है, उन्होंने बड़ा रिजेंट किया। लेकिन देखिए चाइना पे भी, देखिए मैं तो ना चाइना पे मुझे इतबार है, ना पाकिस्तान पे इतबार है, ना किसी और मुल्क पे इतबार है। हम शरीफ लोग हैं, ये भारत एक शरीफ मुल्क है, एक सीधी बात करने वाला मुल्क है, जो दिल में है वो ही जुबान पे होगा। लेकिन ये इन्होंने हमें बदनाम करने के लिए इस किस्म के मुहावरे घड़े हैं, जैसे बरी बगल में छुरी मुंह में राम राम, यानी कि हम खुद ये इस तरह के हैं, और मुहावरे इन्होंने हम लोगों के ऊपर बनाए। तो इसमें यह है कि ये जो तुर्की आया है इसमें चाइना का भी मुझे अमल दखल नजर आता है, और हो सकता है कि चाइना ने उधर से पीछे हटे हैं तो इधर से तुर्की के जरिए जो है कुछ और प्रॉब्लम्स क्रिएट करने जा रहे हैं ये, और ये 2 बटालियंस आज आई हैं, ये आगे और भी आएंगे, ये तो अभी शुरुआत है। जी। और आप जानते हैं अमजद भाई, आज 14 फरवरी है। 2 साल जी। पहले 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में एक आत्मघाती अटैक हुआ था, जिसमें भारतीय सीआरपीएफ के 40 जवान वीर गति को प्राप्त हुए थे, शहादत को प्राप्त हुए थे। जी। और लगातार भारत ने इनको जवाब दिया है। भारत ने उड़ी के बाद भी सर्जिकल स्ट्राइक किया था। इनके कई लॉन्चिंग पैड जो है तबाह कर दिए थे, आतंकवादियों को मारा था घुस करके। और पुलवामा के बाद भी एयर स्ट्राइक हुई थी। 10-12 दिन के भीतर एयर स्ट्राइक हुई थी। बालाकोट में 300 से ज़्यादा आतंकवादियों को मार गिराया गया था। लेकिन ठीक पुलवामा के शहीदी दिवस बरसी पर जम्मू में बस अड्डे के पास 7 किलो आरडी मिलना, ये शो करता है कि पाकिस्तान और वहाँ बैठी हुई आतंकवादी जमातें अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं, इतने सबक सिखाए जाने के बावजूद। आप इसको किस दृष्टि से देखते हैं? देखें, ये जो आतंक, मैं अब आपको कैसे ये बयान करूं, देखें ये जो आतंकवाद वाद का जो सिस्टम है ना, इस सिस्टम के ऊपर, ये इनका कारोबार है, इस सिस्टम के ऊपर पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की रियासत का की इमारत इस पे ऊपर खड़ी है। तो ये तस्वर करना, एक लम्हे के लिए भी ये तस्वर करना कि ये आतंकवाद छोड़ देंगे, तो ये मासूमियत है, सादगी है, हमाकत है। इसलिए
कि एक शख्स का कारोबार है, फर्ज करें एक शख्स का कारोबार है, लकड़ी के टाल से वो लकड़ी बेचता है, तो आप उसे कहें कि यार ये फिर आ गया जंगल में दरख्त काटने, तो दरख्त तो वो काटेगा, इसलिए कि उसका कारोबार है दरख्त काट के लकड़ी बना के बेचना। तो इनका ये कारोबार है, ये पैसे लेते हैं। पाकिस्तान आर्मी के बारे में याद रखें कि पाकिस्तान आर्मी की दो खुसूसियात है। नंबर वन कि ये बिजनेस कॉरपोरेशन है, पाकिस्तान जी, की जी। सबसे बड़ी ताकतवर बिजनेस कॉरपोरेशन। और दूसरा ये कि ये मर्सनरीज, ये किराए के ऊपर, जैसे आपको याद होगा कि माजी में जब बैजेंटाइन की अंपायर होती थी या रोमन अंपायर होती थी, तो रेगुलर फौजें नहीं होती थी, बल्कि किराए के ऊपर फौजें ली जाती थी। तो यूनान से किराए पर एक ग्रुप ले लिया, जी। एक जो है वो कहीं और से ले लिया, वो किराए के लोग जाके फिर वो जंग लड़ते थे। उस किराए के जो लड़ते थे उनमें मुख्तलिफ मजाहब के लोग भी होते थे, लेकिन वो किराए की फौज होती थी। तो पाकिस्तान जो है वो एक किराए की फौज है। आपके पास पैसे हैं, आपने कहीं जंग लड़नी है, आप पैसे उनको दे दे, यू पे देम द राइट मनी एंड दे विल कम एंड फाइट फॉर यू। तो अब आतंक जो है ये खत्म नहीं होगा। और मैं समझता हूं कि जो आज 2 साल हो गए पुलवामा को, हमें उनके खानदानों के साथ बड़ी हमदर्दी है और ये खून रायगा नहीं जाना चाहिए। अब देखें चाइना के जो बॉर्डर है वहां से अब चाइनीज पीछे हट गए और जी, उन्होंने जी। बड़े जनाब हमारे सैनिकों को गले लगाया है, प्रेजेंट्स दिए हैं और बड़ा उन्होंने पार्टी का माहौल बना के बड़े खुशी खुशी वो वापस गए। यानी कि इससे क्या जाहिर होता है? इससे दो चीजें जाहिर होती है ना। एक तो जी, ये कि चाइना के तिलों में तेल नहीं है भारत के सामने खड़े होने का। और दूसरा जी, ये कि जी। वो जो बेचारे फौजी वहां चाइना के आए हैं, उन्होंने शुक्र किया है, भगवान का शुक्र किया उन्होंने कि हमारी जान छूटी, हम वापस जा रहे हैं। तो अब जो है वो टाइम मैं समझता हूं आ गया है कि भारतीय सरकार जो है पीओजेके में और पीओजीबी यानी गिलगित बल्तिस्तान में अब दमादम मस्त कलंदर शुरू कर दे। अब ये मोदी जी को ये मेरा पैगाम है कि मोदी जी, मेरे बड़े भाई, ये अब दमादम मस्त कलंदर करने का टाइम है। इस वक्त पाकिस्तान की फौज बहुत सारी जगहों पे इंगेज हो चुकी है और वो जब आप बात उसकी करेंगे अगर, तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं, वो जी, तुर्की के जी। हवाले, तुर्की के हवाले से अगर आप इजाजत दें, अगर आप जी, जी, इजाजत। बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। आपको याद होगा कि ब्लैक वाटर नामी एक तंजीम थी अमेरिका की, ये जी हाँ। एक सिक्योरिटी फर्म थी, एक सिक्योरिटी कंसल्टेंसी फर्म थी। लेकिन जी, इस जी। कंसल्टेंसी फर्म के अंदर अमेरिका के रिटायर्ड मरीन्स थे, ठीक है ना, रिटायर्ड फौजी थे। इसी तरह की एक तंजीम 2012 में तुर्की में बनी थी जिसका नाम है सादात, सादात कंसल्टेंसी। ये एक सिक्योरिटी ब्लैक वाटर की तरह की सिक्योरिटी तंजीम है जो मुख्तलिफ मुल्कों में सिक्योरिटी फराहम करती है। और इसके अंदर जो है वो टर्किश फौज के रिटायर्ड लोग और वहां से इन्होंने लिए हुए लोग। जी, अब जी। ये जो टर्किश सादात है, ये इसका जो ये बनाई है ब्रिगेडियर जनरल अदनान तनरीवेदी ने। ये ओके। तनरीवेदी जो है ये टर्किश जनरल था, ब्रिगेडियर जनरल। ये उर्दगान का दोस्त है। 1990 से ये दोनों एक ही इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर थे। और ओके। जब 15 जुलाई 2016 को कू हुआ तो उस कू को क्रश करने में इस ब्रिगेडियर जनरल अदनान का बड़ा हाथ था। उसके बाद ये सिक्योरिटी का एडवाइजर बना था। तो इन्होंने अब ये तंजीम बनाई है और अमेरिका में एक ऑर्गेनाइजेशन है अमेरिकन काउंसिल फॉर कश्मीर। ओके। अमेरिकन काउंसिल ऑफ कश्मीर जो है, इसका जो लीडर है वो है गुलाम नबी फाई, जो वादी से जिसका ताल्लुक था। जी। और गुलाम नबी फाई जो है ये 2011 में पकड़ा गया था। इसके अकाउंट में इसके अकाउंट में जो है वो एफबीआई ने इसके अकाउंट से 3.5 मिलियन डॉलर्स जो है की ट्रांजैक्शन पकड़ी थी। और आईएसआई ने जब इन्वेस्टिगेशन की तो उसमें यह पता चला कि ये जो 3.5 मिलियन डॉलर्स हैं ये आईएसआई ने इसके अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं।
और फिर ये भी उन्होंने साबित किया FBI ने कि ये पैसा अमेरिका में कांग्रेसमैन और सेनेटर्स को इंडिया के खिलाफ लॉबिंग के लिए दिया गया। अरे अब ये जो गुलाम नबी फाई है, इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है सादात के जो ब्रिगेडियर जनरल अदनान तनवीरवेदी के साथ। आप जोड़ रहे हैं लिंक, समझ रहे हैं मेरी बात? बिल्कुल 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 समझ अब में आता ये है। गुलाम नबी फाई जो है, इसके जरिए जो है पैसा कश्मीर में फेंका जाएगा या फेंका जा रहा होगा ऑलरेडी, और ये सादात के लिए भी काम कर रहा है वहां। तो ये सादात अब कश्मीर के जो इंडिया में जो यूटी है कश्मीर की, वहां पे भी तुर्की जो है ऑलरेडी गुलाम नबी फाई और इस जैसे जो सहूलतकार हैं उनके जरिए ऑलरेडी पहुंच चुका है वादी में। अब ये तो खोज लगाना सिक्योरिटी एजेंसियों का काम है कि वो कहां कहां है। बिल्कुल आखिरी बिल्कुल बात इस मतलब ये हवाले से ये करूंगा। महत्वपूर्ण सूचना आप दे रहे हैं। जी जी बिल्कुल, मैं आपको ये देखें, मैं ऐसे बात नहीं करता, मैं मेरी पूरी रिसर्च है, ये आप देख सकते हैं, ये मैं पूरी रिसर्च कर रहा हूँ और पूरा उसके ऊपर 24 घंटे मेरा काम ही है। जी अब जी ये मैं जी। आपको बता रहा हूँ कि ये जो अदनान था, ब्रिगेडियर जनरल अदनान, इस ये जब 15 जुलाई को 2016 को कू हुआ तुर्की में, तो इसने, क्योंकि ये सिक्योरिटी का इंचार्ज था, इसने 80% जो जनरल्स और ब्रिगेडियर्स थे उनको फौज से निकाल दिया, 80% को। और कुछ जेलों में गए, कुछ को जबरी रिटायर कर दिया, और उनकी जगह जहादी जहन रखने वाले लोगों को ये जनरल और कर्नल और ब्रिगेडियर के ओहदे पर लेकर आया। तो इस वक्त जो टर्किश आर्मी का जो एक स्ट्रक्चर था, सेकुलर स्ट्रक्चर, जो कमाल अतातुर्क के वक्त से चल रहा था, वो जी अब जी। खत्म हो चुका है। अब वो आर्मी भी जहाद के नाम पर और खिलाफत उस्मानिया को फैलाने के नाम पर उस नैरेटिव को लेके टर्किश आर्मी को डेवलप किया गया है। तो ये काफी खतरनाक डेवलपमेंट्स हैं, और हिंदुस्तान जो है, इसकी सरकार को अब मजीद जो है वो वेट एंड सी की पॉलिसी जो है उसको फॉलो नहीं करना चाहिए। एक्शन करना चाहिए। बिल्कुल धमाधम मस्त कलंदर करना चाहिए। हम साथ हैं, हम साथ हैं, कोई मसला नहीं है। देखे ना, जम्मू में हमें जगह दें, हम जम्मू से जाते हैं, खुद जाते हैं हम क्यों भारत की सेना को क्यों कुर्बानी का बकरा बनाएं? मैं जाऊंगा, मेरे साथी जाएंगे, हम अपने भारत के जो इलाके हैं खुद आजाद कराएंगे। और अमजद भाई, मुझे ये भी सुनने में आया है, अभी मैं एक चैनल पर सुन रहा था कि अ, आरिफ अजाकिया, आप, कुछ दूसरे लोग, एक गोरा हैं जो शायद टोरंटो में हैं, कनाडा में हैं, इसी तरीके से हमारे यहाँ भी जयपुर से अपना चैनल चलाते हैं, संजय दीक्षित हैं, कई लोगों के नाम बीच में आए हैं इधर के। उनको थ्रेट है आईएसआई की तरफ से और कुछ दूसरी जमातों की तरफ से। देखें जी, इसमें जो लिस्ट आई है ना, तो मैं आपको बताऊं कि इसमें मेरा नाम भी आ रहा है, आरिफ आरिफ जाकिया को तो चिट्ठी आई है, बकायदा धमकी आमेज चिट्ठी उसके घर के एड्रेस पे उन्होंने पोस्ट की है। तो आरिफ जाकिया को तो मैं यही मशवरा दूंगा कि भाई आप तो बहुत ज्यादा एहतियात करें, अपनी जगह रिहायश की तब्दील करें, कहीं चले जाएं, अंडरग्राउंड हो जाएं, ऐसे सिटिंग डक तो ना बने। लेकिन आरिफ जाकिया की जिंदगी को शदीद खतरा लाग। और इसी तरह संजय दीक्षित जो है, उसके लिए तो इन्होंने कश्मीर के जो जहादी वहां पे हैं उनको, हो सकता है, मेरी ये अनकंफर्म्ड रिपोर्ट है, ये मैं कंफर्म नहीं कर रहा, लेकिन मेरी इतला ये है कि कश्मीर के जो जहादी हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया संजय दीक्षित के लिए, तो उनको भी बड़ी एहतियात करनी चाहिए। अब जी मुझे जी। ये पता नहीं है कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट किसको दिया है, लेकिन ये है कि वो देखी जाएगी। मैंने तो अपने हिफाजती इकदाम किए हुए। लेकिन कहने का मेरा मकसद ये है कि देखें, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। जिस शान से कोई मकतल में गया वो शान सलामत रहती है। ये तो हमने सारी जिंदगी काम किया है, हर चीज की है, ये कोई मसला नहीं है। बात ये है कि ये जो आईएसआई को गलतफहमी है ना, कि लोगों को इंडिविजुअली असैसिनेट करने से ये
मूवमेंट को सबोटाज कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, ये बचगाना ज़हनियत है, ये बचगाना सोच है। अगर ऐसा होता तो फिर हिंदुस्तान कभी आजाद ना होता, ठीक है ना। तो ये बचगाना ज़हनियत है, लेकिन खतरात बहुत ज्यादा हैं और इनके डेथ स्क्वाड है। अच्छा, मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देता जी हाँ, जी हाँ। हूँ कि आईएसआई वालों ने एक डेथ स्क्वाड बनाया, ठीक है ना। अब ये जो डेथ स्क्वाड है, इसको उन्होंने जो मिलिट्री अटैची होता है एम्बेसी में, आपके वहां दिल्ली में भी पाकिस्तान एम्बेसी में जो मिलिट्री अटैची है, वो बेसिकली मिलिट्री अटैची नाम का है, वो आईएसआई के का ऑपरेटिव है। उसके नीचे जो है वो आईएसआई के लोग काम करते हैं, और एम्बेसी के लोगों को भी पता नहीं होता कि कौन सा आईएसआई का है, क्योंकि ये उनको थ्रू फॉरेन ऑफिस उनके जाली कागजात बनवा के, तो सिविल दिखा के उनको भर्ती करते हैं, और फिर इनकी ट्रेनिंग होती है, और फिर उनको यहाँ पे लेके आते हैं। और तमाम बड़े मुल्कों में जहां जहां पे भी हम लोग बैठे हैं, बरतानिया है, अमेरिका है, जर्मनी है, फ्रांस है, मुख्तलिफ ममालिक है, वहां पे इनको ये किया। अब ये आईएसआई के जो है, इनके डिफरेंट सेक्शन होते हैं जो बाहर हैं। उनमें एक एक्सप्लोसिव का एक्सपर्ट होता है, एक जो है वो प्लानिंग का एक्सपर्ट होता है, एक जो है स्नाइपर जिस या जो भी है जिसने मारना है वो होता है। ये पूरी एक टीम होती है, ये टीम की तरह काम करते हैं। एक होता है जिसका काम सिर्फ रैकी करना होता है कि भाई आप कितने बजे घर आते हैं, कितने बजे जाते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन गैदर होती है, फिर ये मिलिट्री अटैची के पास। मिलिट्री अटैची जो है वो फिर इसको प्लान करता है। ऑर्डर तो पीछे से आ चुका होता है कि जी ये टारगेट, अमजद अयूब टारगेट है, इसको आपने फारिग करना है। तो वो फिर इन सारी इंफॉर्मेशन को गैदर करके फिर वो प्रिसाइज मोमेंट जो होता है वो तय करते हैं और फिर करते हैं। करीमा बलोच का कत्ल इसी तरह किया है। आप लोगों को ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। हालाँकि मैं जानता हूँ अमजद भाई, आप महफ़ूज़ रहेंगे और आपने बिल्कुल। एहतियात बरते हुए हैं, लेकिन जिनके भी नाम इस तरीके से आ रहे हैं, उन सबको एक एहतियात ज़रूर बरतना चाहिए। सॉफ्ट टारगेट बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। अ, दूसरे मैं ये जानना चाहता हूँ, कि जैसा मैंने पहले भी ज़िक्र किया था कि अब भारत की वो नीति तो है नहीं कि कोई वारदात हो जाए और बस बयानबाज़ी दो, उसके बाद खामोशी अख्तियार कर लो। कम से कम 2 मौके ऐसे हैं जब भारत ने ये बताया है कि अगर हमारे सैनिकों पर या बड़े ग्रुप पर आपने अटैक किया, तो हम लोग खामोश नहीं बैठेंगे, हम लोग उसकी कार्रवाई करेंगे। और जैसा अमेरिका ने एबटाबाद में घुस कर के ओसामा बिन लादेन को ख़त्म किया था, करीब-करीब उसी अंदाज में भारत ने किया उड़ी के बाद और पुलवामा के बाद। और अभी हाल ही में ईरान ने किया, अपने 2 जवानों को वहाँ से छुड़ा कर के ले गए वो, उन्होंने भी सर्जिकल स्ट्राइक किया। और जिसका रोना-धोना शाह महमूद कुरैशी ने अबू धाबी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किया था। इस सब के बावजूद कि ये लोग जानते हैं कि ये बदला हुआ भारत है। अब भारत में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं और उनका तौर-तरीका एकदम चेंज है। वो अब बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी भी तरह के बड़े हमले को, बड़ी साजिश को, और वो घर में घुस कर के मारेंगे। फिर भी इसके बावजूद कि आप ग्रे सूची में हैं, एफएटीएफ की बैठक भी होने वाली है, इसी महीने होने वाली है, हम्म। और फिर भी आप साजिशें रच रहे हैं। ठीक पुलवामा अटैक के दिन ही आपने फिर कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को दहलाने की कोशिश की, वहाँ पर विस्फोटक भेजा, वो भी 7 किलो भेजा, जिसको बरामद किया गया है। तो पाकिस्तान को अक्ल नहीं आ रही है, या सेना और वहाँ बैठे हुए जो आतंकवादियों के आका हैं, वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आप दुनिया में पूरी तरीके से अलग-थलग हो गए हैं, कंगाल हो चुके हैं। आप ग्रे से ब्लैक लिस्ट में भी जा सकते हैं, जिस तरह की हरकतें आप कर रहे हैं, और आपका मंत्री भी पार्लियामेंट में खड़ा होकर के ये शेखियाँ बघारता है कि पुलवामा का जो हमला था, वो कौम का एक बहुत बड़ा, मतलब जश्न मनाने लायक एक कारनामा इन लोगों ने किया था।
देखिए, दो तीन सवाल इसके अंदर मौजूद है। पहले सवाल इसको ले लेते हैं, पहली बात को एक एक करके लेते हैं। पहली बात तो ये कि आप बार बार ये बात कर रहे हैं कि जी हमने यहाँ मारा, वहां मारा, इस तरह मारा, तो इनको अकल क्यों नहीं आती? भाई ये पेशावर कातिल हैं। पेशावर कातिल के अकल का क्या ताल्लुक है उससे? पेशावर कातिल का तो ये है कि उसको गिरफ्तार किया जाए, उसको सजा दी जाए, फांसी दी जाए या जेल में रखा जाए, डिपेंडिंग अपॉन द लॉ ऑफ द लैंड। तो ये तो बाज नहीं आएंगे ना। इनसे ये तवक्को करना कि शायद हम ये करें तो बाज आ जाएं, ब्लैक लिस्ट में जाने के डर से बाज आ जाएं, दे डोंट केयर। उनका ये मसला ही नहीं है। और दूसरा जो आपने अर्ज किया, उसका मैं आपको बता देता हूं कि ये फौज के अंदर ये जो इस वक्त सिंध में, बलूचिस्तान में और जम्मू कश्मीर पाकिस्तानी कब्जे वाला और गिलगित बल्तिस्तान में जो कुछ हो रहा है, इसकी वजह से इतनी ज्यादा फौज के अंदर बेचैनी हो गई है, जो दूसरे एथनिक ग्रुप से जिनका ताल्लुक है, कि फौज ने 3 दिन पहले ये एक नई कार्रवाई की है, जिसमें पाकिस्तान आर्मी का जो एडजुटेंट जनरल है, लेफ्टिनेंट जनरल अमीर, उसने गिलगित बल्तिस्तान की जो रेजिमेंट है NLI, जिससे जी, बनता है नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री, ये वो हैं जिन्होंने कारगिल पर अटैक किया था, उसमें उन्होंने फौज में उस रेजिमेंट में गिलगित बल्तिस्तान के लोगों का कोटा 30% से कम करके 15% कर ओ, दिया। इसी तरह उन्होंने जो फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट है पश्तूनों की, उसमें उन्होंने पश्तूनों का कोटा 65% से कम करके 30% कर दिया। सिंध रेजिमेंट में सिंधियों का कोटा 45% से कम करके 35% कर दिया। और बलोच रेजिमेंट में बलोचों का कोटा 25% से कम करके 7% कर दिया। इतने बड़े पैमाने। अच्छा, अब ये मशकें कर रहे हैं राजस्थान में, सॉरी यहाँ थर में। तो मैंने उमरकोट का भी आपको बता दिया अपने प्रोग्राम जो मैंने अपना किया है वीडियो में। मैंने ये भी बता दिया कि ये उमरकोट कैंट में जो है, वहां पे ये इनका बेस है। और ये थर जो है, जिसको छोर डेजर्ट कहते हैं, वहां पे ये फौजी मशकें कर रहे हैं। लेकिन ये फौजी मशकें जो हैं, कैमोफ्लाज है। इस बात को आप समझने की कोशिश करें, ये एक कैमोफ्लाज है। असल में ये वहां से खंदकें खोद रहे हैं, पक्की खंदकें बना रहे हैं। जो फेंस लगा है राजस्थान पे बॉर्डर पे, उसके नीचे से ये टनल निकाल रहे हैं, और ऐसी जगह पे ये टनल को खोलेंगे जहां पे जो है वो पहले से इन्होंने रैकी की हुई है, इनके सहूलतकारों ने वहां पे। तो ये टनल्स खोद रहे हैं, ये बिल्कुल 100% कंफर्म मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना? तो जी, जी। इस सारी सूरत हाल में आप कहते हैं ये बाज आ जाएं, ये बाज नहीं आएंगे। हमें प्रीएम्प्टिव अटेम्प्ट्स करनी चाहिए, वक्त से पहले। हम इंतजार क्यों करेंगे? अगर ये कुछ करेंगे तो फिर हम इनको जवाब देंगे। जब हमें पता है कि इस जंगल में डाकू छुपे हुए हैं, तो हम इस बात का इंतजार क्यों करके जब ये डाका मारेंगे तो इनका हम देख लेंगे। हम जाके डाकुओं का पीछा क्यों ना करें? हम उन डाकुओं को जंगल से पकड़े क्यों ना, या मारे क्यों ना? तो इस वक्त जो है, एक एक लम्हे की ताखीर जो है, वो हमें बड़ी प्रिकेरियस सिचुएशन में डाल रही है। खास तौर पर जो पीओजेके में, अभी मैंने बताया था 4 दिन पहले कि जो दो नए ब्रिगेड जो है, जिनका ताल्लुक 19 डिवीजन फौज से है। 19 डिवीजन जो है ये मंगला में है, ये रिजर्व फोर्स है कि अगर जी, जी। पीओजेके में कोई प्रॉब्लम होती है तो 19 डिवीजन कैन मूव इन लाइक दैट ऑन एन इंस्टेंसेस नोटिस। इन्होंने अपने दो ब्रिगेड, ब्रिगेड नंबर 26 और ब्रिगेड नंबर 28, ये भेजे हैं पीओजेके में। और पीओजेके में जो इन्होंने ये ब्रिगेड दो भेजे हैं, ये वहां ऑलरेडी जो मौजूद है 12 डिव, उसके 12 के साथ काम करेंगे। अब इस वक्त टोटल तादाद जो पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में
फौज की है, वो 9 ब्रिगेड है वहां। तो ये इज टू मच, 9 ब्रिगेड्स, ये बहुत ज्यादा है। लेकिन आप देखें कि कितनी खूबसूरती के साथ पाकिस्तान ने दुनिया को ये प्रोपेगेंडा करके कहा है कि जी 9 लाख फौज कश्मीर की वादी में बैठी है। लेकिन हमारे इंडिया के जो ये फॉरेन सर्विस के लोग हैं, ये पता नहीं क्या पी के सोए हुए हैं। ये इनको पता नहीं है कि ये यहाँ पे ये हो रहा है और उसको इंटरनेशनल लेवल पे लेके आए। यूएनएचआरसी का सेशन चल रहा है, क्या कर रहे हैं हमारे मंदूब वहां पे? दे शुड रेज दिस इशू, दिस इज अ वेरी सीरियस इशू। अब जो बॉर्डर है, ये आपको पता है कि ये सांबा पे भी इन्होंने 4-5 दिन 6 दिन पहले इन्होंने घुसपैठ की कोशिश की है सांबा में। जी, जी। वो सांबा में जो घुसपैठ किया है, वो ब्रिगेड नंबर 26 के लोगों ने उसको डिजाइन किया है। वो वो उन्होंने इंडिया की फौज की तैयारी को चेक करने के लिए ये काम करवाया है उनसे, कि देखें कि फौज कितनी अलर्ट है। तो ये सांबा के पूरा एरिया जो है, सियालकोट सेक्टर डस्का में 2-3 दिन पहले, 3-4 दिन पहले पाकिस्तान आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा वहां गया। डस्का में इनका है फॉरवर्ड एमुनिशन डिपो, उसको भर दिया उन्होंने। फिर एयर बेस है उसके करीब ही, ये वहां गया है, वहां भी इसने सारा असला चेक किया है। ठीक है, ये जितना बॉर्डर है ना जी, ये सारा ये फुली तैयार है, ये कुछ करने लगे हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि क्या करने लगे और कहां से करने लगे। लेकिन जी, जी। ये लगता ये है कि ये कुछ करना चाह रहे हैं, बिकॉज दे आर डेस्परेट। ओमकार जी, दे आर डेस्परेट, क्योंकि दुनिया इनकी सुन नहीं रही, दाल इनकी गल नहीं रही। कश्मीरी जो है, जिस तरह ये चाह रहे थे ब्लड बाथ कहते थे, वो तो हुआ नहीं। अब बिल्कुल। इनकी तो अब ये डेस्परेट है कुछ करने के लिए। तो इसलिए अब इसमें तुर्की भी है, चाइना भी है, उधर से पाकिस्तान आर्मी है, फिर ये सांबा सेक्टर सारा, सियालकोट का, लाहौर का, पूरा लाहौर का जो है, सारे वो इलाके जो है, इस वक्त फौज है वहां पे। इसी तरह जो एलओसी है वहां पे, आपको मैंने बता दिया 2 ब्रिगेड भेजे हैं। उनका काम मेन तो ये है कि अवाम को कंट्रोल करें, ताकि बाकी ब्रिगेड जो है वो फौज का काम करें। आपको पता है आजाद पतन के ब्रिज के ऊपर कितना बड़ा वाकया हुआ था पिछले महीने, जब जनरल स्ट्राइक हुई, तो वहां पे कश्मीरी जो है, जम्मू कश्मीर के लोग, उन्होंने पाकिस्तानी पुलिस को मार भगाया था और पुलिस की चेक पोस्ट को आग भी लगाई थी, 3 दिन धरना दिया उसके बाद। तो ये सारी सिचुएशन से फौज भी घबराई हुई है। फिर बलूचिस्तान में 24/7 की बुनियाद पे ऑपरेशन हो रहा है, क्योंकि जो जनरल एमन बाबा बिलाल है, उसको चाइना, उसने खुद कहा है मुझे चाइना ने तनख्वाह भी दी और बहुत सारा पैसा दिया और 6 महीने का टारगेट दिया कि बलूचिस्तान की सफाई करूं। तो इस वक्त पाकिस्तानी फौज 3 शिफ्टों में काम कर रही है, यानी 24/7। एक जी, आठ जी। घंटे की शिफ्ट होती है, वो प्लेटून जाती है गांव में, मर्दों को अलहदा, औरतों को अलहदा, फिर मर्दों में से नौजवानों को अलहदा करते हैं। फिर उनको या गोली मार देते हैं या उनको गिरफ्तार करके गायब कर देते हैं। औरतों को इकट्ठा करके अपने वो आर्मी की कैंप में ले आते हैं, बच्चों को भी ले आते हैं। जो कोई अपने मवेशी बाहर चरा रहा है या खेत को पानी देने की कोशिश करता है, उसके हाथ और पांव बांध के उसको सारी रात बाहर सर्दी में छोड़ देते हैं। जब ये निकलती है आर्मी की प्लेटून या कंपनी वहां से निकलती है गांव से, तो कई घरों को आग लगा देते हैं, जंगलों को आग लगा देते हैं, मवेशियों के ऊपर फायरिंग करते हैं। यानी कि ये टारगेट शूटिंग प्रैक्टिस करते हैं मवेशियों पे। कई भैंसे, गाय, बकरियां लोगों की मार दी उन्होंने इस चक्कर में। तो ये इस वक्त जो है बलूचिस्तान के लोग इस वक्त देख रहे हैं कि भाई हिंदुस्तान किधर है, हमें कौन बचाएगा। तो इस वक्त मैंने एक लाइव प्रोग्राम किया था, मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैं रात को एकदम अचानक उठा और मैंने ऑन करके, तो मैंने उस पर अपील की है मोदी जी से कि आप इस मसले को उठाएं, लोकसभा में इस मसले को उठाएं, और आप पाकिस्तान के एम्बेसडर को बुलाएं दिल्ली में और उसको पूछें कि भाई तुम क्या कर रहे हो ये वहां पे, क्योंकि आप टर्की की आर्मी उसमें शामिल हो गई है ना। तो ये अब डोमेस्टिक मसला नहीं रहा, ये अब इंटरनेशनल इशू है, क्योंकि एक गैर मुल्की फौज भी आके आपके लोगों को मार रही। तो ये बहुत सारी बातें, हम बातें करते जाएं तो ये तो सुबह हो जाए। लेकिन मोटा मोटा आपके दर्शकों को मैंने जो है वो ये दिया है, इससे आगे फिर अपने नतीजे वो खुद निकाल सकते हैं। बहुत अहम जानकारी दी है डॉक्टर अमजद अयूब मिर्ज़ा ने आज, और बहुत सारे खुलासे किए हैं कि किस तरीके से पाकिस्तानी सेना भारत से लगी हुई सरहद पर कुछ तैयारियां कर रही है, लेकिन
मुझे लगता है कि भारतीय सेना की और भारतीय सत्ता प्रतिष्ठान की तैयारियाँ भी उसी तरीके से मुकम्मल तौर पर जारी होंगी। उनको भी बहुत सारी सूचनाएँ तो ज़रूर होंगी। उनके पास भी एक अपना एक बहुत बड़ा तंत्र है और जिन शब्दों में आज मिर्ज़ा साहब ने कहा कि समय है मोदी जी, दमादम मस्त कलंदर करिए, तो मुझे लगता है कि देर-सवेर ये नज़ारा भी देखने को मिलेगा। अ, डॉक्टर अमजद अय्यूब मिर्ज़ा, आप ब्रिटेन से जुड़े, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्ते, जय हिंद।